जी, कुछ टेक्निकल कारणों के वजह से जुड़ नहीं पाए थे। एक बार मनीष पांडे जी को बोलिए जुड़ने के लिए। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए, बहुत बात बेबाकी से मनीष पांडे जी अपनी बात रख रहे हैं और किस प्रकार कम्युनिकेशन गैप जो है युवा और सरकार के बीच में, उसको भी पाटने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे स्कीम सरकार के द्वारा हैं या दिए जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी लोन की प्रक्रिया है जिनका डायरेक्ट युवाओं को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जानकारी का अभाव है। तो इसके विषय में मनीष पांडे जी काफ़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि युवा इसको सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया कि जो श्रमिक हैं वो किस प्रकार से, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जो श्रमिक हमारे बिहार में आए हुए हैं उनको सम्मानजनक जीने की जीविका किस प्रकार से मुहैया हो, उसके विषय में उन्होंने बताया। हेल्थ की जो भी समस्याएं थी उसके बारे में बताया, और सबसे बड़ा जो बाढ़ की विभीषिका थी उसके बारे में भी मनीष पांडे जी ने काफ़ी बेबाकी से अपने बात को रखा कि किस प्रकार बाढ़ की विभीषिका के लिए और ये ना हो बाढ़ आने वाले समय में, इसके लिए लगातार केवल और केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयासरत भी है। लगता है मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं। जी मनीष पांडे जी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, नहीं अभी तो जुड़ नहीं पाए। हाँ आ गया, ठीक है, हाँ ऐड हो रहे हैं। जी 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 मनीष पांडे जी, तो कुछ टेक्निकल व्यवधान उत्पन्न होने के कारण तो हम लोग अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है और बहुत ही बात तो बेबाकी के साथ मैं उन बातों को थोड़ा सा क्लोज कर लूं। तो जी देखिए अभी 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 आप डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं अब मेरा लोकल अपने यहाँ बना हुआ अनरसा मैं खा जी रहा था। जी जी अब वो अनरसा हमारे गांव में बनता है। वो अनरसा जो है उन क्षेत्रों में जहाँ के लिए बिहार प्रसिद्ध है अनरसा के लिए, स्वाद में कहीं से उसकी कमी नहीं थी। आज देखिए आज भी हमारे यहाँ बिहार के अंदर में जो आम मिलता है उसको कहते हैं लोग मालदा आम। जी वो पूसा का आम नहीं कहलाता, समस्तीपुर का आम नहीं कहलाता। जी 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 बताएं। मालदा आम जी, बहुत ये ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग जिस दिन हो जाएगा हमारे मनेर का लड्डू, नालंदा का वो, इस तरह से गुड़ का लड्डू, खाद्य पदार्थ में ही ऐसे 100 ऐसे उत्पाद हैं हमारे बिहार में जो बड़े पॉपुलर हैं और बड़े टेस्टी हैं। तो इसकी ब्रांडिंग जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन गोपालगंज का लड्डू थावे माई का जो है वह जब जिस दिन उठ के हमारे, तो उस दिन इन सारी समस्याओं का जो रोजगार जिसको हम कहते हैं, और हम आज अपने युवाओं से यही कहते हैं कि हम एमएसएमई के माध्यम से या अन्य जो स्टार्टअप के माध्यम से, हम मुद्रा लोन के माध्यम से आज इस ओर एक क्रांति लाने का काम करें। और यह काम हमारे युवा ही कर सकते हैं। हम यह सेलेक्ट करें कि हमारे जिले में कौन ऐसा चीज है जिसको हम दूसरे जिले में प्रमोट कर सकते हैं, हम अपने राज्य भर में ही प्रमोट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको कि हम कर सकते हैं, और हम बैंक से संपर्क करें। ऐसा नहीं है, पहले और अब की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। बैंक का भी जो एक आचरण था पहले और अब, उसकी सरकारें और सत्ता बदल गई है और निश्चित रूप से मॉनिटरिंग हो रही है हर बैंकों को। तो और कई सारी चीजें अब डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन हो गई है कि आपने जो लोन दिया है वो किसको दिया है। तो जो एक करप्शन बैंक के अंदर था वो भी अब धीरे 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 डिजिटल होने के कारण वो भी बड़ा पारदर्शी तरीके से लोगों के बीच आ रहा है। जी। तो हम जो है पहले जो लोन लोग लेता था हड़प जाने के लिए, देना ही नहीं है लोन का मतलब यह हो गया, तो आज उसका जो है रूप बदल गया है। तो हम नेगेटिव कम होके पॉजिटिव लें, सारे अप्रोच को पॉजिटिव देखें और उसके माध्यम से हम अपना जो रोजगार है उसको स्वरोजगार के रूप में कैसे बदलें। सरकार की भी यही मंशा, आत्मनिर्भर भारत में रोजगार की चर्चा नहीं है, स्वरोजगार की चर्चा है। स्वरोजगार मुक्त
हमारा भारत, हमारा बिहार कैसे हो, इस ओर प्लानिंग है और उसमें सरकार और अन्य सारे लोग सहायक हैं। इसका सर हमको पूरा लाभ उठाना आप है। आत्मनिर्भर भारत में स्किल के लिए भी कुछ स्कीम है क्या? स्किल, युवाओं को स्किल देने के लिए कुछ इस तरह का प्रावधान, या भाई उनको स्किल साहब, ट्रेनिंग देने के लिए? बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट का तो टोटल का एक बड़ा कार्यक्रम ही चल रहा है। इसके जी अतिरिक्त मैंने अभी क्या कहा आपको कि वेटनरी कॉलेज में अभी बिहार के कई किसानों का ट्रेनिंग चल रहा है, उनको स्किल्ड किया जा रहा है। जो लोग जी सेलेक्ट होकर आए हैं उनको स्किल्ड किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से अन्य काम, मधुमक्खी पालन कैसे कर सकें, तो फलाना कैसे, जो जिसके लिए इंटरेस्टेड थे उनको उस सेक्टर में ले जाके उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो तरफ तो लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है, वहीं वैसे ट्रेंड लोगों को, जो स्किल्ड लोग हैं उस सेक्टर के, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी रोजगार मिल रहा है। तो वो दोनों चीजें यहीं पर है। आपको लगातार उसका ट्रेनिंग लेके स्किल्ड होके आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, ये अच्छा। दूसरा चीज एक और बात आपको कहने सागर, हम लोग थोड़ा पुराना अपना उठा कर देखें। देखिए, रोजगार के भी जो सेक्टर्स हैं प्लेटफॉर्म, वो हर 10 साल जी 12 साल 15 साल में चेंज होते रहते हैं। जिस जी सेक्टर्स बिल्कुल। में कभी बहुत ज्यादा रोजगार होता है वो 10 साल 15 साल के बाद वो फुलफिल हो जाता है, तो दूसरा उसका कोई सेक्टर है वो खुल जाता है। तो हम युवाओं को भी उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, दूरदर्शी बनकर, कि हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम किस सेक्टर्स में जाए जिसका भविष्य अभी 10 साल 15 साल तक ज्यादा है। हम योजनाओं का, हम अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन ऐसा करें जो लॉन्ग टाइम तक आपको जो है सर्वाइव कर सके। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसका निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा और आपके पीछे मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। अब आप बहुत सारी चीजें लेंगे, क्या किए, क्या उपलब्धियां हैं, भाई आज तो हम पैदा ही लिए हैं। इस 70 साल मैं राजनीतिक बातें करूंगा तो फिर आप भी हंसेंगे और लोगों को लगेगा कि बीजेपी वाला इसलिए ऐसा बोलता है, इसलिए मैं राजनीतिक बात की बुराई ये सब करना पसंद ही नहीं करता हूं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना सागर जी, हम लोगों ने उस बिहार को देखा है जिस बिहार में दलित आईएएस की पत्नी के साथ महीनों बलात्कार हुआ, 2-2 3-3 बार वो प्रेग्नेंट हो गई। दलित, जिसको आज दलित के नाम पर कहां से कहां राजनीति हो जाती है, दलित आईएएस जो डिप्टी सेक्रेटरी था बिहार में, उसके साथ जो हुआ, जो जिस तरह की घटनाएं हुई, अपराध का, अपहरण का, बलात्कार का एक से एक उदाहरण है बिहार में। तो सर तो हम लोग 15 बिहार साल से बहुत बाहर नहीं होते हैं? 15 साल ये बहुत नहीं होते हैं क्या? इसे चेंज बहुत चेंज हुआ। आपको क्या लगता है कि चेंज 15 साल में बिहार नहीं बदला? सर आप हमको एक बात बेरोजगारी, बताइए। सर बेरोजगारी दर 15 31.2% से आज नहीं 46.6% है नहीं 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 नहीं, देखिए बिहार की। जी पांडे जी। ये आंकड़े भी जो है ना, ये आंकड़े भी जी बदलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये आंकड़े भी बदलेंगे, इसलिए आंकड़े बदलेंगे कि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, देखिए जी राज्य सरकारों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्य सरकार का के अंदर अपना बहुत कुछ नहीं होता है। और वो भी बिहार जैसे राज्य में जिसकी की आधा आबादी बाढ़ से ही हर साल पीड़ित हो जाए और बाकी जो बचा हो नक्सल की भेंट चढ़ गया हो और बाकी जो बचा हो वो सुखाड़ में हो पड़ा हुआ, जो भौगोलिक स्थिति रही है यहाँ की, उसमें सरकारें चलाना और डेवलपमेंट करना, आप जब उठा के 15 वर्षों में देखेंगे आधारभूत संरचनाएं बिहार की, तो कितना परिवर्तन आया है, आप इसकी कल्पना करते हैं? अभी जो पिछले दिनों आंधी पानी आया था सागर जी, आप पटना में भी प्रभावित होइएगा। हमारे जी यहाँ बिल्कुल। पता है जो उस आंधी पानी में जब बिजली खराब हुआ, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा भैया लाइन कब तक आएगा, कहा कि तो आपको बताना चाहिए। हम तो बता ही देंगे, तुम बताओ ना कब लाइन आएगा। बोला शाम तक तो आ ही जाना चाहिए। हमको अंदर से हंसी आ गई कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल 12 साल की बात मैं कर रहा हूँ, 15 साल छोड़ दीजिए, यही स्थिति रहती थी। इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था कि लाइन एक बार आंधी आ जाता था तो सप्ताह सप्ताह दिन तक बिजली नहीं आती थी। आज चलिए ठीक। बिजली की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, सड़क की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, अस्पतालों में जो जानवर बांधे जाते थे अब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां टूल्स है, वहां पर ठीक है 100% सुविधाएं नहीं है, लेकिन 75% सुविधाएं तो हुई है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, लोगों को आवास मिला, लोगों को राशन मिलने लग गया, सभी लोगों को
सभी लोगों को, जितने भी जो भ्रष्टाचार थे वो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हुए पहले की अपेक्षा। आज भी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार खत्म होने की चीज भी नहीं है, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं, अपराध होते जरूर है, लेकिन पहले जो अपराध होते थे वो दर्ज नहीं होते थे। आज अपराधी एक सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन में सारे, कोई ऐसा आप अपराध बता दीजिए, कोई आप ऐसा हत्या बता दीजिए जिसका कि अपराधी 2 दिन 4 दिन के अंदर पकड़ा नहीं गया हो। कोई ऐसा डकैती बता दीजिए जो कि 5 दिन 7 दिन में उसका उद्भेदन नहीं हुआ हो। तो देखिए, जो अपराधी है उनका सर भी तो होम होता है। डिलीवरी, होम डिलीवरी, सर होम डिलीवरी भी तो रुक नहीं रही है बिहार में। भाई साहब, ये होम डिलीवरी कहाँ नहीं है? आप हमको मैं तो कह रहा हूं कि जो तस्कर हैं उनका काम, आपने बालू माफिया बोला, जो जी लेकिन ट्रकें नहीं पकड़ी जा रही है क्या? बालू के ट्रैक्टर नहीं पकड़े जा रहे हैं? उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? कानून सम्मत उन पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप प्रत्येक दिन अखबार उठा के देखिए, कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर कि 1 गाड़ी 2 गाड़ी बरामद नहीं हो। मैं तो जम्मू का जिलावर्ती सीमावर्ती क्षेत्र में हूं, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बड़ा बड़ा खेत पुलिस नहीं पकड़ती है। तो अब देखिए, कहने जी, का मतलब यह है कि सब लोगों तो का अपना सरकार अपना स्किल है सरकार ना। आप आपके कहने का मतलब है सरकार प्रयासरत है, और जितना हो चुका है उतने से आप संतुष्ट हो सकते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग संतुष्ट हो नहीं नहीं, सकते हैं मैं भी मनीष जी। नहीं, सागर जी, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। जी मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट जरूर हूं कि सरकार ने लगातार प्रत्येक दिन अपने पॉजिटिव एफर्ट्स जो है वो बिहार के डेवलपमेंट में लगाए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और मैं इस बात के लिए हमेशा किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकता हूं। कोई भी व्यक्ति आए और हमसे बहस कर ले कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अपना जो ईमानदारी से एफर्ट्स है वो लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, शराबबंदी में तस्करी होते हैं, आज भी होम डिलीवरी होती है, आज भी, इस बात से हमको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन शराबबंदी से बिहार में एक अटक परिवर्तन आया, महिलाओं में सशक्तिकरण आया, बीमारियां घटी, कई प्रकार के जो फायदे हुए, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र चलिए में जो ठीक, भी हुआ है उसका तो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ठीक है कितना मनीष है जी, बहुत आपको बहुत इसको भी बहुत देखना अच्छा पड़ेगा। जवाब आपने दिया, बहुत ही बात और बेगावी के साथ आपने जवाब दिया। हम लोग इस कार्यक्रम के अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके बारे में भी जब आपसे मैं खातिब हूँ आज, तो वो भी चर्चा मैं आपसे कर लेना चाहता हूँ। और अ, मैं हम लोग फिर बाद में आपसे इस विषय पे और ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि युवाओं में आप काफी ज्यादा लोकप्रिय भी रहे हैं, और युवाओं को आप जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिस प्रकार की जानकारियां दे रहे हैं, शायद उससे बिहार का युवा लाभान्वित भी हो, अपने आप को अवेयर भी करे और आपकी बात को गंभीरता से ले। परंतु मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बताइए। मनीष पांडे जी, जी बिल्कुल सर आ रही कितने है आवाज। सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल सम्मानजनक सीटों पे जो नेता, हमारे यहाँ जो फैसला होता है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। इसलिए यह मेरे लिए कहना तो बड़ा मुश्किल है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सम्मानजनक तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, और जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उन सब सीटों पर हम लोग चुनाव। एलजेपी साथ रहेगी सर? अब ये तो आप एलजेपी के नेताओं से सवाल पूछिए, फिलहाल तो साथ है। राम मंदिर मुद्दा बनेगा सर बिहार में? धारा 370 नहीं, राम मंदिर। राम मंदिर मुद्दा तो जब से स्थापना काल से ही राम मंदिर मुद्दा है। अब तो वो मुद्दा समाप्त हो गया है, अब तो राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अब मुद्दा क्या रहा? अब तो नीतीश जी वह बधाई तक यथार्थ। नहीं दिए, नीतीश जी ने बधाई तक नहीं दिया। अब ये तो प्रश्न नीतीश जी के लिए, यह प्रश्न मेरे लिए नहीं है, उन्होंने क्या किया नहीं किया। लेकिन हाँ, लेकिन तो सवाल ये उठता है कि अब राम मुद्दा नहीं मंदिर, रहा राम मंदिर। नहीं तो इस मुद्दे पे तो चुनाव में जाएगी ना बीजेपी। बीजेपी तो इस जाए मुद्दा, बीजेपी राम तो मंदिर का इसको, क्रेडिट नहीं लेंगे सर आप? अरे क्रेडिट जनता देती है, क्रेडिट लिया जाता है क्या? क्रेडिट अगर कोई सोचता है कि वो ले लेगा तो वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है।
क्रेडिट जहां मिलना होता है जनता खुद क्रेडिट दे देती है, और आज क्रेडिट मिलता आ रहा है, तब तो हम लोग 303 पर डटे पड़े हैं जी। इसलिए क्रेडिट लेते नहीं है हम लोग। क्रेडिट तो देने वाला खुद को खुद दे देगा। काम आप वैसा कीजिए कि आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं पड़े, जनता खुद से क्रेडिट देती रहेगी। और राम मंदिर हमारा कोई मुद्दा नहीं है, मतलब धारा अब तो 370 हो गया। जी अच्छा अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। आप के पार्टी के तरफ से आपको रेस में है टिकट के लिए। और बहुत भी जो भी आपने बात बताई वो काफी जमीनी बात बताई। इसके लिए आज भारत की पूरी टीम हृदय से आपका आभारी, और पूरा बिहार का जो युवा है वो भी आपसे जुड़ रहा है और देख रहा है आपने जिस प्रकार की उसके उनके लिए उनके हित के बातों को काफी गंभीरता पूर्वक बताया, अवेयर किया। इसके लिए मैं पूरे बिहार के समस्त जनता की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ, बताइए मनीष जी। बहुत बहुत आभार आपका भी कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बातों को रखने का। मैं अपने युवा साथियों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी है, चाहे आप अपने परिवार की पारिवारिक भूमिका में रहें या सामाजिक राजनीतिक भूमिका में हो, जिस भी भूमिका में हो उसमें आपकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे हमारे विपक्षी दलों के भी युवा है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है सभी लोग अपना घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मैं सारे बिहार के अपने सारे युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि सरकार की जो भी रोजगार परक नीतियां हैं उसका अध्ययन जरूर करें। निश्चित रूप से आप उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल अंदर झांके, उसका अध्ययन करें कि वह आपके लिए कितना लाभदायक है। इसलिए नहीं कि बीजेपी आया है तो हमको देखना नहीं, आप उसका अध्ययन जरूर करें और उसमें अपने लिए क्या है, स्टार्टअप में आपके लिए क्या है, मुद्रा लोन में आपके लिए क्या है, आप उस ओर कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं तलाशें। क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ माध्यम है। सरकार एक ऐसा सिस्टम होता है जो वो जनता तक सुविधा पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जनता का यह परम कर्तव्य है कि वह उन सुविधाओं को, उन योजनाओं को अपने हित में कैसे इस्तेमाल करे, मतलब उसको अपने योग्य कैसे बनाए, यह भी दायित्व जनता का है। इसलिए हम अगर जनता है तो इन दायित्वों से हम भी मुकर नहीं सकते। यह हमारा परम कर्तव्य है और इसका हमको पालन करना चाहिए। इसलिए मेरे युवा मित्रों, मैं आपसे अपील करता हूं कि राज्य और केंद्र सरकार की जो भी, चाहे वह प्रवासियों के लिए योजनाएं हो, चाहे स्टार्टअप युवाओं के रोजगार स्वरोजगार की योजनाएं हो, उसके लिए आप खुद से आगे बढ़े और खुद से अपना प्रयास जरूर करें। सिर्फ हर चीज के लिए सरकार को दोष दे देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं इतना जरूर कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार आपका मनीष पांडे जी। फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और फिर से आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आज आपके इस चैनल से जुड़े सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बेवाकी में अगर मुझसे कोई आपके विपरीत कोई शब्द निकल गए हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। मैंने बिल्कुल दिल से आप लोगों से बात की है, जो मेरे दिल में था वो मैंने अपनी जुबान पर लाके आप लोगों से बात की है। ना मैंने ये ध्यान रखा कि मैं सरकार पार्ट हूं, ना मैंने ये ध्यान रखा कि किसको क्या बुरा लगेगा। इसलिए अगर मेरी बातें कहीं बुरी लगी हो तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। और खास करके आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आगे फिर हम लोग मिलेंगे किसी एक नए शख्सियत के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे माध्यम से देख रहे हैं तो आज भारत न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार।